जय भीम, जय मंडल। उम्मीद है आप लोग मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे और आज 13 अप्रैल है। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। पंजाब में लोग बैसाखी का पर्व मनाते हैं। खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ पर्व है। किसानों की स्थिति दिन पर दिन बद से बदतर होती जा रही है और ऐसे हालात में आज हम लोग जो सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं, स्वर्गीय बीपी मंडल, उनकी पुण्यतिथि है तो उनको भी याद कर रहे हैं। कल एक और महत्वपूर्ण दिन है, 14 अप्रैल, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है। और ये तमाम दिन जो है अभी मैं समझता हूँ हम लोगों में से कई लोग देख रहे होंगे कि ये जो सप्ताह है, 11 तारीख को हमारे सामाजिक न्याय के बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति महात्मा फुले की जयंती थी। और उसके बाद ये सारा जो सप्ताह है उसमें हम लोग सब लगे हुए हैं अपने विरासत को समझने के लिए, बचाने के लिए। हाँ, नमस्कार अनुज जी, मैं आपका मैसेज देख रहा हूँ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ और लोग हमसे जुड़ेंगे। मैं चाह रहा था कि हाँ, गौतम जी, जय मंडल। जो हम लोग मैं हमारे साथी हैं दिलीप मंडल, बहुत ही सोशल मीडिया के नामी व्यक्ति हैं। वो अभी कलकत्ता में है, तो मैं आपसे बस 1 मिनट गुजारिश करूंगा। मैं अपने व्हाट्सएप से उनको इस का लिंक भेज देता हूं, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वो उस लिंक पर वो अपने हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो अगर वो जुड़ेंगे तो आप लोगों को इस पूरे आज जो हमारी बातचीत है इस पर मैं समझता हूँ और आप लोगों को एक नया पक्ष सुनने को मिलेगा। बहुत ही वो जुझारू व्यक्ति हैं, काफ़ी हद तक वो ऐसे प्रयास करते हैं कि वो पूरा का पूरा एक तरह से ब्राह्मण स्टडीज करके वो एक सीरीज बनाए हुए हैं जिसमें उन्होंने काफ़ी अपने ये जो है जो उनकी सोच है, जो उनका रिसर्च है, उस आधार पर हम लोगों को जो सोशल मीडिया है उस पर निरंतर कुछ न कुछ वो बताते रहते हैं। तो मैं चाह रहा था कि वो भी जुड़े। मैं 1 मिनट अगर आप देंगे मुझे तो मैं जस्ट देख लेता हूँ कि कैसे वो लिंक मैं जोड़ सकता हूँ आपसे। तो मैं हाँ सर,
हाँ? नहीं, कमेंट तो नहीं। ये उनसे बात कर, tell him कि if he can come link with us on this, or else from 2:30 onwards or 2:45 onwards he can give a talk also. तो आगे की बात करते हैं। मैं सबसे पहले आज इस बहुत ही महत्वपूर्ण दिन पर याद करता हूं उन शहीदों को जो जलियांवाला बाग में आज ही के दिन 1919 में एक अंग्रेजों द्वारा की गई एक नृशंस कार्रवाई के तहत हजारों लोगों ने अपनी जानें दी थी। उनके प्रति मैं श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। और मैं कल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है, उनके प्रति भी अपनी श्रद्धा सुमन आज ही अर्पित करता हूं। मैं जो अभी हम लोग बीत गया है महात्मा फूले की जयंती, जिस पर हम लोगों ने उनको याद किया था, उस दिन को दोबारा मैं आज अपने स्मृति में लाता हूं। और इन महापुरुषों की को याद करके स्वर्गीय बीपी मंडल की स्मृति में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज मैं 2-3 बातों को आपके साथ शेयर करूंगा। जो एक टॉपिक मुझे दिया गया है वो है बीपी मंडल की विरासत और वर्तमान में सामाजिक न्याय की राजनीति। ये दुखद बात है कि सामाजिक न्याय की जो राजनीति है वो हमारे ही लोगों द्वारा एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया गया है, तो वो एक तरह से उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। वो जो पार्टी, जो दल, जो राजनीतिक शक्ति मंडल कमीशन की विरोधी है, जो मंडल कमीशन जब लागू की गई थी 1991 में, तो उसको उस समय उन्होंने इस बात पर ये एक तरह से अपनी जो रथ यात्रा निकालकर ये प्रयास किया कि जो सामाजिक न्याय का जो एक मुहिम मंडल कमीशन को लागू करने के बाद शुरू किया जाता, उसको किस तरह से समाप्त किया जाए। आज उसी मुकाम पे हम लोग हैं। ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि तमाम जो कदम उठाए गए थे वीपी सिंह सरकार के समय भी, जो आंशिक रूप से मंडल कमीशन को एक तरह से लागू करने का प्रयास था, और उस प्रयास को रोकने के लिए उससे भी दुगुना तिगुना ताकत से जो मनोवादी शक्तियां थी उस समय, उन्होंने जो प्रयास किया वो आज सफल होती दिखाई पड़ रही है। सफल इसलिए भी मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि इस वजह से ही नहीं है कि हमारे ही समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग कई बड़ी संख्या में उस राजनीतिक दल, उस राजनीतिक ताकत के साथ खड़े हैं जो पिछड़ों के ही दुश्मन हैं, जो पिछड़ों के हितों को समाप्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, जो आरक्षण को एक तरह से निरर्थक बना दिए हैं, जो निजीकरण के माध्यम से जो अभी देश की संपत्ति और संपदाओं की लूट हो रही है, उसके साथ साथ जो रोजगार के जो अवसर थे वो समाप्त किए जा रहे हैं, तो फिर सामाजिक न्याय का कोई मतलब नहीं रह जाता है। और ये दुखद बात है कि हमारे जो राजनीतिक रूप से जो हमको प्रतिनिधित्व करते हैं वो उतने ताकत के साथ इस पूरे अन्याय के खिलाफ खड़े नहीं हुए हैं। और मजबूरी में कुछ हम जो जैसे लोग जो हैं, जो विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, हम में से कई लोग जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, हम में से कई लोग जो सामाजिक रूप से अपने समय को एक तरह से देकर और वो प्रयास कर रहे हैं कि इस पूरे सामाजिक न्याय की मुहिम को ऐसे समय में रक्षा किया जाए, बताया जाए, बचाया जाए, जो एक तरह से समाप्त होने के कगार पर है। तो इस प्रयास में जो आज जिस माध्यम से मैं आपके समक्ष अपनी बात कह रहा हूँ, ऐसे लोग जो हैं, जो हमारे साथी हैं, रिंकू यादव भी और भी लोग हैं दिल्ली में, जो
संविधान बचाओ संघर्ष समिति से जुड़े हुए लोग हैं, डॉक्टर अनिल जैन हैं, काफ़ी लोग हैं। और दलित नेता में मैं समझता हूँ डॉक्टर उदित राज और राजेंद्र पाल गौतम जैसे ही कुछ नेता हैं जो अपनी बात को बड़ी ताकतवर ढंग से कह रहे हैं और अभी भी वो किसी के सामने झुक नहीं रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को ये समझना चाहिए कि बीपी मंडल की विरासत क्या है। देखिए, विरासत जो है राजनीतिक रूप से सिर्फ बीपी मंडल से शुरू नहीं होती है। एक मुहिम था जो शुरू पहले से की गई और उसमें मेरे और हमारे परिवार का योगदान रहा है। मैं आज स्मृति में लाना चाहूँगा अपने ही परदादा स्वर्गीय रास बिहारी लाल मंडल के उन प्रयासों को, जिसके कारण पहली बार यादवों को जनेऊ पहनाया गया था 1910 में। जो पहली गोप जातीय महासभा मधेपुरा बिहार में हुई थी, जिसमें हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग गए थे। और मैं समझता हूँ पहली बार यादवों का एक जो एक जो सामाजिक रूप से उत्थान के लिए प्रयास किया गया था। ये अलग बात है कि उस समय जो आज हम जिस विचारधारा के तहत जुड़े हुए हैं, जो काशीराम जी की विचारधारा है, बहुजन समाज की जो विचारधारा है, वो उस समय नहीं थी। तो जातिगत आधार पर लोग अपने अपने जातियों के उत्थान के लिए काफ़ी प्रयास करते थे और उस समय ये शुरू की गई। मैं इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूँ आज के दौर में कि वो एक विरासत इसलिए थी कि जब उस समय 51 मन जनेऊ को एक यज्ञ करके और जो पूरे ब्राह्मणिकल जो व्यवस्था है उसके तहत हजारों लोगों को जब जनेऊ पहनाया गया, तो जब वे अपने अपने घरों की ओर गए और बिहार में ही जो दो इलाके थे उस समय, दरभंगा और मुंगेर, वहाँ पर उनको घेर घेर कर जो ये बता रहे थे कि हम जनेऊ धारण कर लिए हैं, उनको, और दरभंगा में मारपीट तो की ही गई थी। दरभंगा में तो उनको पकड़कर और जहाँ जहाँ जनेऊ उनके शरीर को स्पर्श किया था उसको लोहे से दागा गया। तो ये आप समझ सकते हैं प्रतिक्रिया क्यों हुई। कोई भी चीज है, आज हो सकता है उसकी अहमियत हम नहीं समझ रहे हो कि जनेऊ धारण कराया गया, जनेऊ में क्या बात थी, हम नहीं पहनते हैं तो क्या फर्क पड़ गया। लेकिन जो उस समय जो अखिल भारतीय गोप जातीय महासभा, और उसके दस्तावेज मेरे पास मौजूद हैं। कई बार हमारे साथी जो है कहते हैं कि ये सभी दस्तावेज को साझा किया जाए, लोगों के बीच में रखा जाए। मैं प्रयास कर रहा हूँ अपनी ओर से, जितने समय मैं निकाल पाता हूँ आंदोलन के बीच में, विश्वविद्यालय में पढ़ाने के बीच में, और अपने जो पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं मधेपुरा में वहाँ उसको देखते हुए। तो अनेक प्रकरण हैं जो हमारे पूरे बहुजन समाज को एक प्रेरणा देगी। वो मैं प्रयास करता हूँ कि लोगों के समक्ष आए और उस दिशा में मैं ये प्रयत्न कर रहा हूँ। लेकिन जो आज ये अहमियत इसकी इसलिए है कि जो हम लोग एक विरासत की बात कर रहे हैं, वो विरासत ये है कि किस तरह से अपने अस्मिता को बनाया जाए, अपने सम्मान को बरकरार रखा जाए, अपने जो ऐसे लोग हैं, साथी हैं, जातिगत आधार पर, सामाजिक आधार पर, जमात के आधार पर हमसे जुड़े हैं, जिनके साथ अन्याय होता है, क्या हम ऐसे समय में उनके साथ खड़े होते हैं, क्या उनके लिए बोलते हैं, क्या उनके लिए जो संघर्ष करने का समय आता है तो हम कुछ भी समय निकाल पाते हैं कि नहीं। ये एक विरासत है, ये मंडल जी की विरासत थी और ये विरासत मिली थी उन्हें अपने ही पिता, जिनको वो सही ढंग से देख नहीं पाए थे। सही ढंग में इसलिए कह रहा हूँ कि रास बिहारी लाल मंडल की जो मृत्यु हुई थी 1918 में, बहुत ही कम उम्र में, 52 वर्ष की आयु में बनारस में उनकी मृत्यु हुई थी। और वहीं बनारस में ही जहाँ वो एक तरह से उनको लग रहा था कि शायद मैं नहीं बचूंगा, तो वो अपने प्राण त्यागने के लिए वहाँ थे,
वहीं बीपी मंडल जी का जन्म हुआ और बीपी मंडल जी का जन्म 25 अगस्त को हुआ और 26 अगस्त को सवेरे सवेरे रासबिहारी लाल मंडल के जो मृत्यु है वो हुई थी। तो उनके जो समय में जो कार्य किए हुए थे, उन्होंने सामाजिक रूप से तो कार्य किए ही, अंग्रेजों के विरुद्ध जो संघर्ष किया उसके लिए दरभंगा के महाराज ने उनको मिथिला का शेर कह के संबोधित किया था। और बंगाल में जब भी जाते थे तो उनके जो सानिध्य थे, केशव चंद्र सेन या उस समय जो कांग्रेस के बड़े नेता थे, और मैं आपको बता दूं कि जो बिहार कांग्रेस का जो एक तरह से बनना शुरू हुआ, क्योंकि उस समय बिहार और बंगाल एक ही राज्य था और बिहार में कांग्रेस पार्टी की नींव रखी जाने थी, तो एआईसीसी के जो सबसे पहले सदस्यों में रासबिहारी लाल मंडल जो थे वो थे। तो एक राजनीतिक विरासत थी। इस विरासत की प्रमुख बातें ये था, एक अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करना, दूसरा चरित्र की दृष्टि से अपने आप को इस मुकाम पर रखना कि कोई उंगली नहीं उठा पाए, किसी तरह का आरोप नहीं लगे, चाहे वो पैसे के लिए हो या अन्य जो लोगों की कमजोरियां होती हैं वो। तो ये एक विरासत थी, इसको बखूबी बीपी मंडल साहब ने निभाया। और उनके दो बड़े भाई जो थे, भुवनेश्वरी प्रसाद मंडल, जो सबसे पहले 1924 में बिहार उड़ीसा लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बने, एक ऐसे क्षेत्र से जो आज के लोकसभा के 3-3 एमपी के क्षेत्रों के बराबर में होते हैं, और उसको उस क्षेत्र का नाम था भागलपुर नॉन मोहम्मडन। उस क्षेत्र से वो चुने गए थे और बिहार उड़ीसा लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य थे। उसके बाद उन्होंने लगभग 10-12 वर्षों तक भागलपुर जिला का जो उस समय जो जिला परिषद का डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कहा जाता था, लोकल बोर्ड जो था उस समय, उसके वो अध्यक्ष रहे लगातार। भागलपुर जिला कांग्रेस समिति के अध्यक्ष रहे भुवनेश्वर प्रसाद मंडल। 1948 में उनकी मृत्यु होती है और उनसे जो बीच वाले भाई थे कमलेश्वरी प्रसाद मंडल, वो 1937 में जब बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल का चुनाव हुआ तो उस चुनाव में वो एमएलसी बने और बहुत ही कम आयु में 38 साल की उम्र में हार्ट की उनको प्रॉब्लम थी तो उनकी मृत्यु हुई। और सबसे छोटे भाई बीपी मंडल जो थे, वो मैं समझता हूँ पिछड़े समाज से एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको एक प्रकार से जो उस समय पिछड़े वर्ग के बड़े नेता थे, सभी ने मिलकर उनको मुख्यमंत्री बनाया था। एक बात एक तरह से जवाब देने के लिए उस समय जो बिहार की राजनीति में हावी थे उन लोगों को एक जवाब मिला था। उसमें बाबू जगदेव प्रसाद जी का जो योगदान था, जिन्होंने शोषित दल का निर्माण किया, जिस दल के सदस्य होने के नाते बीपी मंडल साहब मुख्यमंत्री 1968 में बने जनवरी में, और एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे बाबू सतीश प्रसाद सिंह, जो आज हमारे बीच में नहीं है। इन लोगों ने मिलकर, और उस समय जो अन्य नेता थे, जो दलित नेता थे, जो आदिवासी नेता थे, उन लोगों ने मिलकर ये मुहिम चलाई थी। वो सरकार अधिक दिन तो रही नहीं क्योंकि कांग्रेस का बाहर से समर्थन था। कांग्रेस ने बाद में वो समर्थन वापस इसलिए ले लिया क्योंकि बीपी मंडल साहब ने भ्रष्टाचार के आरोपित कांग्रेस के सदस्यों को एक तरह से क्लीन चिट देने से इनकार कर दिया, न ही उनके विरुद्ध जो कमीशन चल रहा था उस कमीशन को वापस लेने का से इनकार कर दिया, और उनको कहा गया इसके कारण आपकी गद्दी जा सकती है, और उन्होंने कहा कि कोई अर्ज नहीं है, मैंने अपनी बात समाज के सामने रख दी और मैं कहा। उस दौरान एक दिलचस्प वाकया हुआ था, एक दो वाकया मैं सुना देना चाहता हूँ आज। जो लोग बिहार में के हैं, हमारे कई साथी सुन रहे हैं, ये अंजनी जी हैं, वो किंग यादव लिख रहे हैं नाम, और भी कई लोग हैं। वो वाकिफ होंगे जो बरौनी के पास रिफाइनरी है और उस रिफाइनरी में पेट्रोल को रिफाइन किया जाता है, और किसी कारणवश उसी समय
पेट्रोल का रिसाव हो गया गंगा जी में, गंगा नदी जो पास में ही है वहां पर, उसमें तेल बह के पहुंच गया और बड़े स्तर पर वो तेल तैरने लगा और उस पे आग लग गई। और ये आग एक दो दिन तक लगी रही। उसको बुझाने का प्रयास काफी बड़े पैमाने पर किया गया और ये खबर और ये सूचना बिहार विधानसभा में भी दी गई। और उस समय जो पंडित विनोदानंद झा थे, उन्होंने उठकर टिप्पणी की कि जब शूद्र बनेगा मुख्यमंत्री तो और क्या होगा, गंगा में तो आग ही लगेगी। तो ये एक टिप्पणी ऐसे व्यक्ति के लिए था जो जिस सामाजिक आर्थिक स्तर पर उस समय जो पूर्व मुख्यमंत्री साहब थे जिन्होंने ये टिप्पणी की थी, उनके लगभग 10 गुना बेहतर स्थिति पर बीपी मंडल साहब थे, पढ़ाई लिखाई में भी, आर्थिक रूप से भी, और जो ओवरऑल पर्सनालिटी होता है उस तरह से। लेकिन जाति के आधार पर उनको शूद्र कह के अपमानित किया जा रहा है। मैं आज देखता हूँ, हम लोग कई लोग देखते हैं सोशल मीडिया पर ये बराबर बहस चलता है कि हम शूद्र नहीं, हम तो क्षत्रिय हैं। ये आप क्यों बोल दीजिए, जो आपको सर्टिफिकेट देता है, जिससे हमारे कई जो साथी हैं जिनका हम सम्मान करते हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं स्टेट्स के, वो जाके चरणों पे बैठते हैं। किस लिए आप बैठ रहे हैं? ऐसे व्यक्ति के चरण पे जो कहा कि आरक्षण समाप्त होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति के चरणों पे बैठते हैं जो कहा कि जो सामाजिक न्याय है ये बिल्कुल बेकार की चीजें हैं। और उनको, उन्हीं के पिता जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जेल भेजने का भी काम किया था। तो ऐसे हम मानसिक स्तर पर अगर रहेंगे तो वो चीज, वो शख्स कम से कम बीपी मंडल साहब नहीं थे। उन्होंने अपने समय में भी, हालांकि उनके दोस्त और चाहने वाले जो थे वो तमाम सवर्ण समाज के भी लोग थे, जो आज तक जिनकी लिखी हुई किताबें या आर्टिकल्स जो हैं, खासतौर से उस समय सजीदानंद झा जो उस समय सर्चलाइट अखबार के एक तरह से एडिटर थे और बहुत दिन तक उनका योगदान रहा बिहार की राजनीति पे टिप्पणी करने के लिए, और उस पर जो उन्होंने अपने संस्मरण और किताबें लिखी हैं, वो बीपी मंडल जी को सबसे आदर्श एडमिनिस्ट्रेटर मानते थे। अपने आर्टिकल्स में उन्होंने लिखा था। क्यों मानते थे? क्योंकि किसी भी चीज का आंकलन करके उसके जो प्रभाव है उसको सामाजिक रूप से पूरी तरह ये देखते हुए, और ये देखते हुए कि उसमें किसी प्रकार का भ्रष्टाचार की बात नहीं है। ये भ्रष्टाचार के विरुद्ध मंडल जी ने अपने पूरी जिंदगी लगाई। तो ये सिर्फ बात नहीं थी कि सामाजिक न्याय के लिए ही वो प्रेरणादायक व्यक्तित्व है। आज वो अगर एक तरह से एक आदर्श व्यक्ति राजनेता के रूप में अगर याद किया जाए तो मंडल जी में वो गुण थी। जो पहला गुण ये था कि किसी के सामने झुकते नहीं थे। इंदिरा जी और जो लोहिया जी, दोनों ने 68 में इनको कहा कि आप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, और दोनों की बात काट कर ये मुख्यमंत्री बने। तो और दोनों राजनीतिक रूप से एक अलग अलग दिशा से अलग अलग पार्टियों के बड़े नेता थे। तो वो तो एक बात थी कि किसी के सामने वो झुकना वो मंजूर नहीं था उनको। और ये विरासत जो है, ये मैं समझता हूँ बाबू रासबिहारी लाल मंडल से इसलिए मिली थी कि मुझे याद आ रहा है कि जब 1917-18 में जो तमाम ऐसे जो 1910 में जो यादव महासभा हुआ था, वहाँ से यह प्रयास किया गया था, जो गोप जातीय महासभा जिसका नाम था, उसमें प्रयास किया गया कि जो समाज है यादव समाज, उसका उत्थान तब होगा जब वो पढ़ेंगे। तो जो दस्तावेज मेरे पास है, आपको जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि आज से 100 साल पहले, लगभग नहीं, पक्का 101 साल पहले जो सभा हुई, उसमें जो प्रस्ताव पारित किए गए, उन प्रस्तावों में पहला प्रस्ताव ये था कि पूरे यादव समाज को शिक्षा ग्रहण करने के लिए जितनी सहूलियत दी जानी चाहिए थी, जो लोग समाज के सक्षम व्यक्ति हैं
वो पूरे अलग अलग इलाकों में स्कूल कॉलेजेस खोले और वहाँ पर उनको उन बच्चों को पढ़ने की सुविधा हो, हॉस्टल्स खोले। और 3 जगह जो टारगेट हो बच्चों का उस जमाने में 101 साल पहले, कि या तो वो सिविल सर्विसेज में compete करें, या तो वो इंजीनियरिंग में जाए या मेडिकल में जाए, इसके लिए जो भी प्रयास करना पड़े ये था। तो उसी दरमियान 2 बातें आई थी कि एक तो ये बात थी कि जो नौकरी में जो अंग्रेजों के द्वारा जो तैयार की गई या जो उनके प्रशासन के तौर पर जो रोजगार के अवसर थे, सिर्फ रोजगार के अवसर वो नहीं थे, वो सत्ता के एक ऐसे स्थान थे जहाँ से अंग्रेज के शासन का वो एक अभिन्न अंग थे और उनके हस्तक्षेप से, उनके सहयोग से ही अंग्रेजों का शासन चलता था। उन पदों पर क्या ऐसे समाज के लोग, खास तौर से जो जिस समाज से आते थे मंडल जी, उनके लोगों को क्या वो स्थान मिलेगा, क्या वो वहाँ पर रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए उनको आरक्षण की व्यवस्था की जाए। तो ये डेलीगेशन लेके जाना था उस समय जो गवर्नर जनरल थे उनके पास। और ये मंडल जी चूंकि अंग्रेजों के विरुद्ध बहुत संघर्ष कर चुके थे और कांग्रेस के एक बड़े नेता थे उस समय, रासबिहारी लाल मंडल साहब, तो उन्होंने कहा कि हम लोग जितने व्यक्ति हैं वो हम लोग जाएंगे तो हम लोग सीधे शेक हैंड्स करेंगे गवर्नर जनरल से। तुम बोलो कि कैसे ज्वाइन करेंगे? हम्म, क्षमा चाहता हूँ, वो कुछ दिलीप मंडल साहब को मैसेज भेजना था, हालांकि मैंने उनको टैग किया, वो टैग जा नहीं पाया है। चलिए, मैं समझ रहा हूँ अगर वो सुन रहे होंगे तो हम लोग उनको, उनके लिए एक अलग से स्लॉट करके वो उसका प्रचार करके करेंगे। हाँ, उन्होंने कमेंट तो किया है। कैसे है? हाँ, क्या इसमें तो नहीं आ रहा है। देखो कैसे आएगा हम। तो जो एक डेलीगेशन गया गवर्नर जनरल से मिलने, तो उस समय अंग्रेजों से मिलने के वक्त ये तय था कि ये उन लोगों को जो है सो मैं अपनी बात आगे रख रहा हूँ। हम प्रयास कर रहे थे दिलीप मंडल साहब को जोड़ने के लिए, और मैं देखता हूँ चूंकि इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो वो हम लोग जो नॉर्मली करते हैं, ये जिस पेज पे आ रहा है उस पेज पर वो शायद ऑप्शन का प्रावधान नहीं है। लेकिन मैं दिलीप मंडल साहब से शुक्रगुजार हूँ कि वो जुड़े हुए हैं अभी, और अगर संभव हो तो जो उनको मैं देखूंगा, जैसे वो या जैसे मैं अपनी बात समाप्त करूंगा तो उनको जो है एडमिन के लिए वो मैं
निवेदन करूंगा रिंकू यादव जी से कि वो उनको एडमिन के तौर पे रखे और ये करें। मैं करीब 10 मिनट में और लूँगा आप लोगों के साथ, और वो अपनी बात को जारी रखते हुए मैं ये बताना चाहूँगा कि जो रासबिहारी लाल मंडल साहब ने उस समय जो अंग्रेज़ों के सामने डेलीगेशन लेके गए गवर्नर जनरल के सामने, तो ये तय हुआ था कि हम लोग गवर्नर जनरल को जाके हम लोग जो है सो कर्निस नहीं बजाए। कर्निस बजाना मतलब ये होता था कि झुक के और उनको अदब के साथ पूरा ये पूरी बात अपने करेंगे। और ये जो किसी तरह का इस तरह से झुकने के बजाय हम लोग हाथ हैंडशेक करेंगे। तो उस डेलीगेशन में करीब 5-7 लोग थे, तो अकेले रासबिहारी लाल मंडल साहब उस समय गवर्नर जनरल से हाथ मिलाए। बाकी लोग मजबूरी में या गुस्से के साथ शायद वो नर्वस हो गए और उसी तरह से उन्होंने उनको संबोधित किया जैसे वो जो उस समय जो जिस ढंग से वो चाहते थे, या अंग्रेजों को जिस तरह से अंग्रेज गवर्नर जनरल के सामने जाया जाता था। तो मैं आज इसलिए ये बातें कर रहा हूँ कि ये जो समाज में जो ये परिस्थितियां हैं ये बराबर आ रही हैं, ऐसी ही परिस्थितियां बन रही हैं। मैं उन लोगों में हूँ जो मानता हूँ कि चाहे जितनी भी इस पिछड़े समाज का दुर्गति क्यों नहीं हो जाए, हम लोग ऐसी स्थिति में नहीं है कि हमारे जो हितों को रौंद रहे हैं वही चुनाव जीतेंगे। लेकिन चूंकि ईवीएम का एक आ गया है बीच में, जो एक तरह से खेल है, उस पूरे खेल में सामाजिक रूप से हम पिछड़ रहे हैं। क्योंकि मेरी अपनी समझ है कि जो पूरे के पूरे प्रकरण में जो ये जो ईवीएम के से जो मैनिपुलेट हो रहा है वो मैनिपुलेट होता जाए। आगे 2-4 बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। पहली बात यह है कि आज की परिस्थिति में हम कहाँ हैं। आज जो है मंडल जी की विरासत की जो हम बात करें तो मैं समझता हूँ उस विरासत को जो बहुत बखूबी काफ़ी हद तक एक तरह से निभाया, उसमें श्री लालू प्रसाद जी का नाम लेना जरूरी है, रामविलास पासवान जी का भी नाम लेना आवश्यक है, नीतीश जी भी उस दिशा में आगे बढ़े हैं, अखिलेश जी भी हैं, मुलायम सिंह जी तो थे ही। मुलायम सिंह जी से थोड़ी सी दिक्कत थी कि उन्होंने उस समय वीपी सिंह के बजाय चंद्रशेखर जी के साथ खड़े रहे। ये उनकी राजनीतिक सोच और मजबूरी के तहत जो भी हुआ हो, लेकिन जो एक विरासत थी उसको निभाया गया। लेकिन आज वो विरासत है कहाँ? आज हम देखें तो हम क्या देख रहे हैं कि जो मंच पर एक सामाजिक न्याय पक्ष का जो राजनीति कर रहे हैं लोग, वो किनको साथ रख रहे हैं? हम आज एक संदेश देते हैं। मैं अक्सर अपने कुछ दलित साथी और आदिवासी साथियों के साथ दिखता हूँ विश्वविद्यालय में, मेरे और भी दोस्त हैं, लेकिन अक्सर मैं जब भी सोशल मीडिया पे कुछ फोटो वगैरह शेयर करने का अवसर आता है तो मैं प्रयास करता हूँ कि जो हमारे पिछड़े समाज के जो दूसरे हमारे भाई हैं, जो दलित समाज के हैं, जो अल्पसंख्यक समाज के हैं, जो आदिवासी समाज के हैं, जो लोग ऐसे हैं जिन लोगों को समाज में एक उचित स्थान नहीं है, उन लोगों के साथ हम खड़े दिखें। इसलिए दिखें कि इससे एक तरह से एक संदेश जाता है कि हम लोग एक साथ एक मुकाम पर एक विरासत को अपनाते हुए, अपने महापुरुषों को याद करते हुए, चाहे हम बिरसा मुंडा को याद करें या जगदेव बाबू को याद करें, या हम जो हमारे कर्पूरी ठाकुर जी को याद करें, या दूसरे जो हमारे जितने महत्वपूर्ण योगदान देने वाले जो हमारे समाज के लोग थे, नेता थे, उनके योगदान को याद करें, तो उन सभी प्रश्नों में, उन सभी जो हमारे प्रयास हैं उसमें ये झलकता है कि हम एक साथ आने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
और मंडल जी की पुण्यतिथि पर एक अजीब संयोग है कि आज बीपी मंडल साहब की पुण्यतिथि है, तो कल ही एक महान नेता और हम सबों के प्रणेता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती। तो और ये सिलसिला है, मैं पहले अपने बात में जिक्र कर चुका हूँ कि जो हम लोग जिस समाज के हैं हम लोगों को कई चीज़ें ऐसे मिली हैं जिसके लिए हमें संघर्ष नहीं करना पड़ा। हमारे महापुरुषों ने उस संघर्ष को करके और एक माहौल ऐसा बनाया, एक परिस्थिति ऐसी बनाई कि बहुत चीज़ों को हमने प्राप्त किया था। उदाहरण के तौर पर 1991 के प्रकरण को जो लोग याद करते होंगे, जब वीपी सिंह की सरकार में मंडल कमीशन लागू की गई थी, आंशिक रूप से ही सही लेकिन केंद्रीय सरकार के नौकरियों में लागू की गई थी, तो एक बड़ा विरोध हुआ था। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में उस समय बतौर छात्र था। हम लोग देख रहे थे कि हमारे ही समाज के लोग, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिनमें से कई आज मैं जानता हूं कि अलग अलग राज्यों में एक बड़े पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर मंडल कमीशन के थ्रू नौकरी या रोजगार प्राप्त करके आज पद स्थापित है। वे लोग उस समय इसका विरोध कर रहे थे, या तो जानबूझकर कर रहे थे या उनको, ऐसे पढ़े लिखे लोगों को भी यह नहीं पता था कि किस समाज में हम हैं और कौन सा आदेश, कौन सा जो कदम सरकार द्वारा, वीपी सिंह की सरकार द्वारा उस समय जो लिया गया वो किसके पक्ष में है। बहुत दिनों तक तो इसको डिफेंड करने के लिए सिर्फ हमारे दलित साथी आगे आते थे और हमारे पिछड़े साथी को लगता था कि दलितों को कुछ और दे दिया गया, अधिक दे दिया गया। उनको नहीं पता था कि ये उन्हीं के भलाई के लिए है। और एक समाज तो ऐसा था जो उस समय इनकार कर दिया था कि हमें इस आरक्षण के दायरे में नहीं लाइए। आज वो लोग सड़क जाम कर रहे हैं, उनमें से कई लोग ट्रेनों को रोक रहे हैं और वो मांग कर रहे हैं कि हमें आरक्षण के दायरे में दिया जाए। लेकिन वो आरक्षण गया कहाँ, जब रोजगार ही नहीं है, जब तमाम सार्वजनिक प्रतिष्ठान है उसको बेच दिए गए हैं। और क्यों बेचे गए, क्यों उसको बाजार में उसकी नीलामी हो रही है। उन गिने चुने कॉरपोरेट्स जो है उनको जो तमाम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो है, देश के संसाधन जो है, बड़े बड़े खदान जो है, बड़े बड़े खनिज संपदाएं हैं, पेट्रोल है, गैस है, वो किसको मिल रही है, किसको दी जा रही है, क्यों दी जा रही है। कौन लोग हैं जो लैटरल एंट्री के थ्रू अब सीधे सीधे सिविल सर्विसेज में आ रहे हैं। क्या हमारा समाज ये समझ रहा है? क्या हम समझ रहे हैं कि अब आरक्षण के लिए हमारा जो संघर्ष है वो संघर्ष को एक तरह से न्यूट्रलाइज करने के लिए जहां पर हम रोजगार के साधन को ढूंढते थे उसी को बेच दिया गया है। आज जो जगह, जो रोजगार केंद्र सरकार या राज्य सरकार के तहत एक सम्मानजनक वेतन के साथ आपको प्राप्त होती थी, जब आप कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट के व्यवस्था में जाएंगे तो वो सीधे के सीधे 1/3 कम में आपको उसी स्थान पर एक ऐसा काम करने को मिलेगा जहां से आपको कभी भी हटाया जा सकता है। और एक बहुत ही दिलचस्प बात है कि सरकार ने यह तय किया है कि 65 साल की जगह हम उसको, जो रिटायरमेंट एज है उसको पहले कर देंगे। रेलवे में इसको लागू करना भी शुरू कर दिया गया। हमारे कुछ रेलवे के साथी सुन रहे होंगे और संदीप जी जुड़ गए हैं। संदीप जी ये तो जो ये जो रेलवे में जो ये मुहिम चलाई गई है, इसके तहत किसको निकाला जाएगा? किन लोगों को ये बताया जाएगा कि 50 या 55 के बाद आपकी क्षमता जो है बिल्कुल समाप्त हो गई है, और किन लोगों को ये बताया जाएगा कि आपकी क्षमता जो है अचानक बढ़ गई है, अचानक बेहतर हो गई है। तो ये या तो हम समझ नहीं पा रहे हैं और समझ के अगर चुपचाप बैठे हैं। एक बड़ा आंदोलन इस देश में चल रहा है, किसान आंदोलन। वो आंदोलन क्या है? वो आंदोलन सिर्फ इसलिए है कि पंजाब, हरियाणा और कुछ जो चुनिंदे किसान जो हैं वो देश के 2 चुनिंदे जो कॉरपोरेट्स हैं, अडानी और अंबानी के हाथ में देश के संसाधन और देश को बेचने के का जो सिलसिला चल पड़ा है उसके सामने पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। वो इसलिए भी खड़े हैं कि वो निजीकरण के विरोधी है। वो इसलिए भी खड़े हैं क्योंकि इस देश को बचाने का एक यही अवसर है।
वो इसलिए खड़े हैं क्योंकि हमारे आरक्षण को अगर कोई बचा सकता है, हमारे सामाजिक न्याय के पक्ष में अगर कोई खड़ा हो सकता है, तो यही समाज है जो किसान समाज है, जिसके साथ अगर हम जुड़े। तो आज मंडल जी के पुण्यतिथि पर हमारा प्रयास है। और मैं आपको बताऊं कि आज हम लोगों में से कई व्यक्ति जो किसान नेता हैं, राकेश टिकैत जी और गुरनाम सिंह चरूनी जी, हम लोग उनसे मिलके इस बात की मुहिम को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि बहुजन समाज जो है वो किसान आंदोलन के साथ जुड़े, जो छात्र और युवा हैं वो किसान आंदोलन के साथ जुड़े, और एक ऐसी परिस्थिति देश में बनाए कि इस सरकार को मजबूरी में ही सही एक तरह से ये जो तीन काले कृषि कानून है उसको वापस लेना पड़े, जो निजीकरण के नाम पर देश की संपदाओं की लूट की जा रही है। देश में जो तमाम ऐसे जो संसाधन है जिस पर एक तरह से जो हमारी सरकार के छत्र छाया में दो कॉरपोरेट्स ने ऐसे बांट लिया है जैसे वो अपने घर के सामान और बर्तन को बांटते हैं। तो इस पर कैसे रोक लगाई जाए, कैसे कौन राजनीतिक दल कौन राजनेता ये हिम्मत कर सके, ये बोल सके कि हम जो है सो इस निजीकरण को सिर्फ रोकेंगे ही नहीं, हम पुनः पूरे की पूरी अडानी को, पूरी की पूरी अंबानी को और उसके जितने कंपनीज हैं, उसके जितने पैसे हैं, उसका वैसे ही राष्ट्रीयकरण करेंगे जैसे श्रीमती गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। लेकिन आज बैंक भी बिक रहे हैं। तो आज ये बोलने का भी साहस और हिम्मत नहीं, और ईवीएम के विरुद्ध जो एक संघर्ष होना चाहिए वो तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। हमारे एक बड़े स्ट्रेटेजिस्ट हैं जो हर जगह पहुंच जाते हैं, सॉफ्ट हिंदुत्व को बढ़ावा देते हैं। आज बंगाल में वो ऐसी माहौल किए जो जीतने वाले हमारी नेत्री हैं, हम जो ममता बनर्जी की पार्टी है, उसको एक तरह से अंदर में ही जाकर उसके खिलाफ वो मुहिम चला रहे हैं। और उस मुहिम के तहत ये प्रयास जारी है कि किस तरह से जो नॉन एंटिटी है बंगाल की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी, वो एक अपना स्थान बनाए और वहां पर आकर वो आगे बढ़े। तो ये जो मैं समझता हूँ आज वो दिन है जब हमको याद करना होगा कि इस विरासत को, जो मंडल जी के संघर्ष का विरासत है, उसको कौन आगे बढ़ाएगा। हमारे कौन नेता जो हैं जो अपने खुद के चरित्र, सामाजिक न्याय के प्रति अपनी निष्ठा, समाज के उन वर्गों के प्रति अपना जो एक वास्तविक रूप से एक जुड़ाव महसूस करें, संवेदनशील हो उनके सभी समस्याओं के प्रति, उनके प्रति, वो कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे। मैं समझता हूँ कि एक दो बातें जो थी बीपी मंडल साहब की जो मैं आज याद करता हूँ। 13 अप्रैल 1982 का दिन था जब बहुत ही कम उम्र में, उस नेताओं के लिए तो थोड़ा ये कम उम्र ही माना जाए, मैं समझता हूँ 62 साल की उम्र हो रही होगी मंडल जी की। उनका निधन हुआ पटना में और उनको हवाई जहाज से उस समय डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा की सरकार थी संभवतः, उन्होंने मधेपुरा की तरफ उनको रवाना किया, जहां उनका अंतिम संस्कार उनके ही गांव मुरहो में हुआ था। और इस पूरे समय को मैं याद करता हूँ। और उस समय बहुत अधिक विश्लेषण करने की शक्ति मुझे, मैं कॉलेज स्कूल में पढ़ रहा था और जस्ट कॉलेज जाने वाला था। तो उस दौरान हम लोग देख रहे थे कि क्या ये मतलब ये राजनीति किस ओर जा रही है। क्योंकि मंडल साहब दो तीन चीज जो मुझे याद है, जो 1981 1982 में जब श्रीमती गांधी वापस सत्ता में आई थी, तो उन्होंने ये एक तरह से सबको लगा कि जो मंडल कमीशन है उसको ही समाप्त कर देगी, पिछड़े वर्ग आयोग को ही समाप्त कर देगी। लेकिन मंडल जी उस समय श्रीमती गांधी के साथ मिले, उनके पार्टी में वो ज्वाइन किए
और ज्वाइन करने के पीछे मकसद सिर्फ इतना था कि वो रिपोर्ट और वो कमीशन का जो 1 साल का जो मेहनत था उसको किसी तरह बचा के और देश के सामने उस रिपोर्ट को प्रस्तुत कीजिए। और उस समय जो गृह मंत्री थे ज्ञानी जैल सिंह जी, उन्होंने भरपूर सहयोग दिया मंडल जी को। ये अलग बात है कि ज्ञानी जैल सिंह खुद पिछड़े वर्ग समाज से आते थे और उनकी सहानुभूति थी और उन्होंने अपनी ओर से वो प्रयास किया और इस तरह से मंडल कमीशन के रिपोर्ट को लाने में इन लोगों का योगदान रहा। लेकिन उस दौरान एक चीज और हुई थी, श्रीमती गांधी ने मैसेज दिया था कि इस रिपोर्ट को ऐसे बनाया जाए जैसे इसमें आर्थिक आधार ही महत्वपूर्ण हो। और उन्होंने एक तरह से सिग्नल भी दिया, उस समय जम्मू कश्मीर का गवर्नरशिप खाली था, तो एक तरह से इशारा किया कि मैं आपके लिए सोच के रखा हूँ कि आपको वहाँ पे हम लाएंगे। लेकिन 1981 आई थिंक 1981 31 दिसंबर, उस दिन उन्होंने रिपोर्ट विज्ञान भवन में सौंपी। श्रीमती गांधी थी उस सभा में। कई तस्वीर हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया में, उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह अखबारों में छपा था। ज्ञानी जैल सिंह जी थे और उस रिपोर्ट को उन्होंने प्रस्तुत वहाँ उनको सौंपते हुए वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग 1 जनवरी 1982 अपने पहले समान वो दिल्ली में जो जनपद 21 जनपद उनका जो आवास था, जहाँ संजोग आज उस घर को डिमोलिश करके और जो जगह वहाँ बनाई गई है वो उसका नाम है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर। अगर आप जनपद में जाएं दिल्ली में तो वो जगह देखेंगे, एक बहुत ही भव्य इमारत और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की याद में वो बनी है। वहीं पर पहले 21 जनपद हुआ करता था जो इनका रेजिडेंस था मंडल जी के। तो वो उसी दिन वो अपनी गाड़ी और उन फिएट गाड़ी थी 8500, नंबर याद है हमको, तो वो उससे पटना लौटे और यहाँ आकर उन्होंने एक तरह से बाद में मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, श्री एस गिल जो कि IAS अफसर थे, बहुत ईमानदार IAS अफसर थे और मंडल कमीशन के सेक्रेटरी थे एज ए ब्यूरोक्रेट। तो वो अपने संस्मरण में हिंदू अखबार में एक आर्टिकल में उन्होंने लिखा था कि जब राष्ट्रपति को ये सौंप कर रिपोर्ट आ रहे थे तो मंडल जी ने उनको धीरे से कहा कि मुझे पता है कि पता नहीं इस रिपोर्ट का क्या होगा, ऐसा लग रहा है जैसे इसको गंगा जी में प्रभावित करके मैं आ रहा हूँ। मतलब इसको एक तरह से भूल जाना ही ठीक रहेगा, क्योंकि जो लोग हैं आज सत्ता में वो इसको इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। आज देखिए कितना दिलचस्प है, जो रिपोर्ट को का आधार ये बना और जिसके लिए उसको क्रिटिसाइज किया गया कि आखिरी सेंसस जो जाति आधारित हुआ था वो 1931 में हुआ था अंग्रेजों के समय, और जो उसके परिणाम थे, जो उसके आंकड़े थे उसको एक तरह से को रिलेट करते हुए, प्लस माइनस करते हुए, और उसको आज के संदर्भ में यानी कि 1981 के संदर्भ में उसको लाते हुए और उसी आधार पर एक आंकड़ा प्रस्तुत किया गया जो संभवतः पिछड़े वर्ग का होना चाहिए, ऐसा कहते हुए कि कमीशन ने यह तय किया कि कम से कम 54% देश की आबादी जो है वो पिछड़े वर्ग की है। अब ये प्रश्न आता है कि 27% ही क्यों अनुशंसा की गई आरक्षण की, जबकि पिछड़े वर्ग के मुकाबले जो दलित आरक्षण था, जो संवैधानिक तौर पर 1947 से ही लागू हो गया, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय जैसी जगह में 1997 तक वो लागू नहीं था। तो ऐसे जिनको अपने संख्या के आधार पर दिया गया आरक्षण, यानी कि 15% फॉर SC एंड 7% फॉर ST, एक मानते हुए कि ये आंकड़ा जो है सो उनके जो जनसंख्या है उस आधार पर है, तो पिछड़े वर्ग को भी क्यों नहीं जनसंख्या के आधार पर दिया गया।
तो उस समय सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन था जिसमें कहा गया था कि कुल मिलाकर जो आरक्षण दी जा सकती है वो 50% ही दी जा सकती है। तो चूंकि 15 प्लस 7.5 यानी 22.5% SC और ST के लिए पहले से आरक्षण थे, तो जो बचता था वो 27% बचता था, जिससे कुल मिलाकर आरक्षण की संख्या 49.5% हो जाती थी। और यह सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का अवहेलना नहीं था, और ये मानते हुए मंडल जी और पूरी कमीशन ने उस समय ये माना था कि उनकी जो रिपोर्ट है उसको एक एक पन्ना करके उसका सुप्रीम कोर्ट में उस पर चर्चा होगी, उसको निरस्त करने का प्रयास किया जाएगा। और हुआ भी ऐसा। दो केस हुए, इंदिरा साहनी केस, केशव नंद भारती केस, जो सब मंडल कमीशन को सुप्रीम कोर्ट में जो आज तक की जो सबसे बड़ी बेंच थी, यानी कि फुल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिसमें सभी जो सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे बड़ी बेंच बनती है, शायद 9 जजेस उसमें होते हैं, वो बेंच ने मंडल कमीशन के सभी पन्नों को एक एक करके पढ़ा और प्रयास किया ये जानने का कि हम कहाँ से इस रिपोर्ट को खारिज कर सकते हैं। और उस रिपोर्ट के पक्ष में खड़े होने वाले जो सबसे महत्वपूर्ण जो लॉयर थे और जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, जो आज नहीं है, श्री राम जेठमलानी साहब। राम जेठमलानी साहब डिफेंस में थे मंडल कमीशन, और उन मंडल कमीशन को खारिज करने के लिए जो उस समय लोग थे, जो एडवोकेट्स थे, वो लगभग पूरा का पूरा जो उस समय सबसे वरिष्ठ और नामी एडवोकेट जितने थे सब एक लाइन में खड़े थे। लेकिन अंततः सर्वोच्च न्यायालय को एक भी ऐसा पॉइंट नहीं मिला जहां से मंडल कमीशन के रिपोर्ट को गैर संवैधानिक माना जा सकता था। और उन्होंने अपनी ओर से आखिरी में जो इंदिरा साहनी केस में क्रीमी लेयर का कंसेप्ट जो जोड़ा, वो एक तरह से गैर संवैधानिक कंसेप्ट था जिसको हमारे नेताओं ने कभी विरोध नहीं किया। और आज भी उसी कंसेप्ट के तहत अभी भी ये कहते हैं कि हम पिछड़े वर्ग को बांटेंगे। क्यों बांटेंगे? तो किसी ने अधिक खा लिया, किसी ने कम खा लिया है। तुम खाने ही कितने दिए हो? क्या अभी तक 27%? कोई भी RTI इंफॉर्मेशन आप देख लें, संसद में किसी का जवाब देख लें, कोई भी सूचना क्या ये कहती है कि जो 27% पिछड़ों की आरक्षण है वो पूर्ण रूप से दी गई है? अभी तक नहीं दी गई है। विश्वविद्यालयों में ये हाल है कि एक भी प्रोफेसर मंडल कमीशन के अनुशंसा के तहत पिछड़े वर्ग से आकर वो प्रोफेसर नहीं बने। और एक नया कंसेप्ट आ गया है जिसको लैटरल एंट्री कहते हैं। लैटरल एंट्री मतलब क्या है? लैटरल एंट्री हमारे जो कई साथी हैं जो खासतौर से युवा वर्ग हैं, जो जिनका सपना होता है कि वो सिविल सर्वेंट बने, आज वो सोए हुए हैं। सोए रहिए, क्योंकि आपको अब अवसर नहीं मिलने वाला है। अगर आप पिछड़े, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज से हैं तो आप शायद ही IAS और IPS बन पाए, क्योंकि लैटरल एंट्री का जो प्रावधान निकाला गया है वो प्रावधान ये है कि शुरू में इसको एक्सपेरिमेंट तौर पर सिर्फ 9 पोस्ट पर लाया गया। उसमें कहा गया सरकार को ये इजाज़त है कि किसी भी क्षेत्र में जो बहुत ही नामी व्यक्ति होते हैं, जो बहुत ही पढ़े लिखे शोध कार्य किए हुए व्यक्ति होते हैं, जिनके जो अनुभव है, जिनके जो शिक्षा है, जिनकी जो उस विभाग में अध्ययन है, उस आधार पर पूरे भारत सरकार को फायदा हो सकता है, तो भारत सरकार उनको आमंत्रित कर सकती है और सिविल सर्वेंट बना सकती है। लेकिन इस पूरे प्रावधान को ऐसे तोड़ मरोड़ करके ये सरकार प्रस्तुत की है कि उन्होंने क्या किया, 9 पोस्ट्स जो
एडिशनल सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी रैंक का है सिविल जो केंद्र सरकार के मंत्रालय में। वहाँ अडानी अंबानी के यहाँ काम करने वाले जो क्लर्क्स हैं, जिनकी योग्यता का कोई मापदंड नहीं है, जिनकी मनोनयन और जिनकी नियुक्ति किस आधार पर भी होगी, जिसका चेहरा शकल सूरत देखकर या वो तथाकथित रूप से डिग्री इंग्लैंड अमेरिका से ले आए होंगे, लेकिन जब उसको कंपटीशन में बैठाया जाएगा तो सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स को भी पास करने की हैसियत में नहीं रहेंगे, उनको सीधे सीधे जॉइंट सेक्रेटरी बना दिया गया। और दिलचस्प बात दूसरी कि 9 पदों में एक भी ऐसा नहीं जो दलित हो, पिछड़ा हो, जो आदिवासी समाज से हो, जो अल्पसंख्यक हो। तो ये 9 पोस्ट केवल है, 9 बहुत ही सक्षम व्यक्ति हैं। अडानी जी के यहाँ काम करते थे, उनका जूता साफ करते थे, तो यहाँ आके वो पूरा का पूरा भारत साफ करने में सहयोग करेंगे, ऐसा मानते हुए उनकी नियुक्ति की गई। लेकिन जो परिस्थिति फिर बनी तो उसमें लोगों ने कोई विरोध नहीं किया, कोई बहुत बड़ा विरोध नहीं हुआ। हम लोग, हमारे बहुत ही सम्मानीय मंत्री और बड़े भाई हैं, साथी हैं, भाई हैं हमारे, बड़े भाई मतलब हम लोग शायद एक ही एज ग्रुप से होंगे। श्री राजेंद्र पाल गौतम दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने जंतर मंतर पर जय भीम करके एक ट्रस्ट या जो संस्था है उसके अगुवाई में लैटरल एंट्री पर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। उस विरोध प्रदर्शन में काफी लोग आए, भाषण भी हुए, लेकिन जो जो हमारी बड़ी पार्टियां हैं, जो लोग आज सामाजिक न्याय के वोट पर सिर्फ आगे बढ़ते हैं, जिनका एक तरह से विशेषाधिकार है, जो मंडल जी के राजनीति के विरासत पर अपने दावेदारी करते हैं, वो कोई निकले नहीं। और तब तक दूसरी सूचना आ गई कि सिर्फ 9 पद नहीं, अब 40 पद जो हैं सिविल सर्विसेज के, जो बड़े पद हैं, वो दिया जाएगा इन्हीं लोगों को लैटरल एंट्री के थ्रू। और उसके बाद की सूचना यह है कि 400 पदों को दे दी जाएगी लैटरल एंट्री के थ्रू, सिविल सर्विसेज में इन लोगों को दे दी जाएगी। कुछ खास बात मैं बता दूं, सिविल सर्विसेज जो है सिर्फ रोजगार का साधन नहीं है। उसका एक उदाहरण ये है कि 1991 में जब वीपी सिंह ने केंद्र सरकार के रोजगार के अवसरों में मंडल कमीशन को लागू किया था, तो सबसे बड़ी संस्था जो थी जहां पर लोगों को जो नियुक्तियां की जाती थी वो सिविल सर्विसेज था। और सिविल सर्विसेज जो यूपीएससी के थ्रू कंडक्ट होता था, उसमें उस साल जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज था वो आया था 1800 या 1600 आया था, जिस साल वीपी सिंह साहब ने लागू की। तो इसका मतलब था कि 50% लगभग अब आरक्षित हो जाएगा, यानी कि 800 नौकरियां फिर भी ऐसी थी जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में। और जो लोग ये मार कर रहे थे, जो लोग विरोध कर रहे थे, उसमें से शायद ही कोई सिविल सर्विसेज compete करता, लेकिन उनको पता था कि ये देश को चलाने वाला कौन है, तो सिविल सर्वेंट्स है। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो वो आंदोलन के बाद जो सरकार आई वो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, और उस समय जो टोटल नंबर ऑफ जॉब्स जो एडवर्टाइज किए गए वो थे 338 या 350। कोई आंदोलन नहीं, किसी तरह का कोई देश शरीर में आग लगाकर विरोध प्रदर्शन नहीं। और वो शरीर में जो आग लगाने वाली बात है उस पर तो मैं पूरे एक तरह से दस्तावेज और उसके प्रूफ के साथ मैं कुछ सूचनाएं दूंगा, जो मैं अपनी किताब लिख रहा हूँ उसमें मैं बताऊंगा, वो आज मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता। लेकिन ये समझने वाली बात है कि सिविल सर्विसेज जो है आपके इलाके में, आपके क्षेत्र में जो एसपी होता है, जो डीएम होता है, जो मंत्रालय में जो बड़े अधिकारी होते हैं, किसके हाथ में रहता है सब कुछ? क्या मंत्री जी चाह के भी बहुत काम कर पाते हैं?
उनमें से चूंकि कई लोग की दिलचस्पी सिर्फ पैसे कमाना होता है, तो उसी आधार पर वो अपनी जो है वो कामकाज करते हैं। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि लैटरल एंट्री जो है वो सिर्फ आरक्षण पर, रोजगार पर हमला नहीं, आरक्षण पर भी हमला है। और आगे जो है सो रोजगार के जो साधन जो है वो तो संकट में है ही, दलित पिछड़ों को तो मिलना नहीं। लेकिन आपको सत्ता में नहीं आने देने के लिए हर तरह से उपाय को कर लिया गया है, और उस उपाय के तहत अब आप कहीं नहीं है। क्या अभी आप नहीं जगेंगे? क्या जो लोग आज मंडल जी के विरासत के दावेदारी कर रहे हैं, क्या उनको सड़क पे नहीं आना चाहिए? क्या ये नहीं हम लोगों को बताना चाहिए कि किसान आंदोलन जो है वो एक तरह से हम सबों का आंदोलन है, और हम सबको उसमें हिस्सेदारी करनी चाहिए। जो मैं आज उनको सुझाव दिया हूँ, मैंने कहा है कि टिकैत साहब से, राकेश टिकैत साहब से भी कहा है कि आप आह्वान कीजिए युवाओं को, छात्रों को, जो देश के बहुजन समाज है, कि एक सप्ताह में एक दिन 1 घंटा वो अपने आप को सामाजिक न्याय जो किसान आंदोलन के प्रति जो आंदोलन है उसमें समर्पित करें। कैसे करें? तो या तो उस 1 घंटे में सवेरे सवेरे अकेले या ग्रुप में प्रभात फेरी लगाएं, या कैंडल मार्च निकालें, और कुछ नहीं तो छोटी छोटी संगोष्ठी करें जहां पर ये जो 3 काले कृषि कानून है उनसे जो समाज और देश का जो सत्यानाश होने वाला है, जो जिस तरह से देश समाप्त होने वाला है, उसको वो बताए। और इसके साथ साथ एक ज्ञापन का मसौदा आप तैयार करके सर्कुलेट करें, और 1 करोड़ हस्ताक्षर के साथ 1 महीने के बाद वो राष्ट्रपति को सौंपा जाए, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। अगर ये संभव है तो इसको करें। विश्वविद्यालय के लोग, विश्वविद्यालय के छात्र, चाहे जो भी वो पार्टी, जो भी वो संगठन से हो, लेकिन अगर थोड़ी बहुत भी उनकी इस राष्ट्र के प्रति, इस देश के प्रति समर्पण है, हमारी संविधान को वो सर्वोपरि समझते हैं, हमारे संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, तो वो निश्चित रूप से आगे आएंगे। तो आज मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मेरे, चूँकि मैं जो ये सामाजिक न्याय आंदोलन पेज के साथ जुड़ा हूँ और उसी पर मैं अपनी बात कह रहा हूँ, तो जो ये जो व्यवस्था है, इसमें मैं चाह रहा था कि हमारे बड़ी क्रांतिकारी साथी, जिनकी मैं व्यक्तिगत रूप से भी बहुत सम्मान करता हूँ, और जो हमें समय समय पर पूरा अपने क्या कहते हैं, जो दिशा निर्देश या जो अपने देते अपने सुझाव देते हैं, या जो अपनी बात को इतनी मजबूती के साथ रखते हैं कि जो तमाम सवर्ण समाज जो है वो एक तरह से तिलमिला जाता है इनकी एक पोस्ट पर। वो हम लोग सब शेयर करते ही हैं, देखते हैं। श्री दिलीप मंडल साहब, मैं आज इस सभा में जितने लोग हमारे साथी जो जुड़े हैं, यादवेंद्र यादव जी हैं, उदय सिंह जी हैं, नरेश यादव जी हैं, हरनाम सिंह जी हैं, ये सारे लोग, कई लोगों का तो रिंकू जी जो है, और भी लोग जो हैं जिनका नाम मैं अभी, सौरभ राणा जी हैं, ब्रह्मदेव पासवान जी हैं, मिथिलेश कुमार मंडल जी हैं, सुनील यादव जी हैं, ओम प्रकाश महतो, हिजम साहब हैं, हमारे बड़े सम्मानीय साथी हैं। आज हम लोग की मुलाकात होगी शाम को। और भाटी साहब हैं, नानजी भाटी, दयानंद मिश्र जी हैं, ओबीसी धर्मेंद्र कुशवाहा जी हैं, और रामचरित्र झा जी हैं, और अनिरुद्ध मांझी जी हैं, संदीप जी हैं, पप्पू बेंद साहब हैं, विनोद यादव हैं, वाचना राम जी हैं, ज्योति प्रकाश जी हैं, बालकिशोर यादव जी हैं,
केशव भारती जी हैं, जय प्रकाश जी हैं, AK सिंह साहब हैं, इम्तियाज़ खान साहब हैं, और देवेंद्र कुशवाहा झांसी से हैं, नमो बुद्धाय सर, और जी कुणाल यादव जी हैं, अरविंद जी हैं, और सामाजिक इसमें जितने लोगों का, सुधांशु यादव है, और जिन लोगों का मैं नाम पढ़ पाया हूँ, सभी लोगों का शुक्रिया। और आप जुड़ें। और मैं अपनी बात समाप्त करने के पहले एक विशेष निवेदन करना चाहूँगा, और एक अपने हृदय के सबसे कहना चाहिए तहे दिल से ये बात मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा संविधान है ये सिर्फ खतरे में नहीं है, इसको समाप्त करने का पूरा मुहिम चल रहा है, और उस मुहिम को हम लोग थोड़े जग के, थोड़े साथ आके, थोड़े बोल के, थोड़े आंदोलन में से शरीक होके, और जो अभी जो जिस ढंग से चल रहा है, जो महामारी है, उस बीच में जहाँ तक संभव हो अपना योगदान दे करके हम अपने समाज की, हम अपने देश की, हम अपने जमात की, हम अपने जो लोगों की जो अधिकार हैं, जो उनके लिए न्याय की बात करते हैं, वो हम बचाने का प्रयास करें। और इसके लिए एक सामने जो एक अवसर है वो है किसान आंदोलन से जुड़ने का। दूसरा अवसर है कि जाति जनगणना हो, चूँकि मैं जो बता रहा था कि मंडल कमीशन 1931 के आंकड़ों पर काम किया था, तो ये भी सच्चाई है कि जो मंडल कमीशन ने अनुशंसा की थी कि 1981 में जो जनगणना शुरू हो चुकी थी, उस जनगणना में जाति को जोड़ा जाए, और नहीं तो 1991 में उसको जोड़ा जाए। उसके पहले काका कालेलकर कमीशन जो था, उन्होंने भी इस बात को रखा कि जो जाति जनगणना आवश्यक है। किसी भी समाज में अगर ये आरोप लगता है किसी एक जाति पर, तो उसका निराकरण हो। आपको जानकर बड़ी खुशी होगी या दिलचस्प लगेगा कि जिन समाजों के बारे में कहा जाता है कि वो आपके हिस्से के खा गए, वो नहीं खाए आपके हिस्से। आपका हिस्सा जो खा लिया है वो तो जाति जनगणना कराने ही नहीं दे रहा है, उसको पता है कि लोगों को सच्चाई पता चल जाए। तो ये दोनों मुहिम जो है इसको जारी रखें, और इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः कल जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है उसकी शुभकामनाएं और मुबारकबाद देते हुए, आज जो बीपी मंडल जी की पुण्यतिथि है उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए, आज जो एक बड़ा नरसंहार हुआ था 1919 में जलियांवाला बाग, उसमें जो लोग अब शहीद हुए थे, उन सभी लोगों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए, उनके परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए, और जो लोग आज किसान आंदोलन में खड़े हैं, किसान आंदोलन में शहीद हुए हैं, उन लोगों का नमन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भारत, जय मंडल, जय भीम। इसी बात से मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आपसे मुलाकात फिर होगी। नमस्कार।